Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to start chapter 9 of unit 3, that is problem of deficit demand and excess demand. So let's get started. So our first topic is equilibrium level. तो आज हम बात करेंगे कि हमारा equilibrium level कहाँ पर स्टक करता है, जहाँ पर हमारा ADS के इक्वल होता है. ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था. या तो ADS के इक्वल होगा या फिर S इक्वल टू है. तो हमने दोनों अप्रोचेस पढ़ी थी. तो इस लेवल पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल स्टक करता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है जब हमारा AD/AS इक्वल होंगे तो उस पॉइंट पर हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे. मीन्स हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब के सब यूटिलाइज्ड हो रहे होंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो इसी वजह से हमारे पास जो आता है दो इक्विलिब्रियम लेवल्स आते हैं. एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो इकोनॉमी में दो एम्प्लॉयमेंट स्टक हो सकते हैं. दैट मीन्स कि AD तो आपका AS के इक्वल है, लेकिन रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे, फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं. तो उसको हम बोलेंगे ADS इक्वल है और रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो उसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. एंड सेकेंड इज ADS इक्वल है लेकिन रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने एग्जाम्पल लिया है, जो हमारी प्लांट की कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 लाख. मीन्स कैपेसिटी कितनी है प्लांट की प्रोडक्शन करने की, 10 लाख. मीन्स 10 लाख आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है एक हमारा प्लांट एंड मशीनरी. एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कितनी है, 8 लाख. मीन्स इस टाइम पे जो प्लान कर रहे हैं. हमने एक चीज़ और, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होता क्या, हमने लास्ट क्लास में बहुत डीपली देखा था. एग्रीगेट डिमांड सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ प्लान बाय द पीपल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. कि जो खर्चा लोगों ने प्लान करा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए अकाउंटिंग ईयर में, इसको हमने बोलता है एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन विच इज़ प्लान बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. जो टोटल प्रोडक्शन प्लान करा है प्रोड्यूसर्स ने अकाउंटिंग ईयर में करने के लिए, उसको हमने बोला था एग्रीगेट सप्लाई. तो अभी कैपेसिटी थी कितनी, 10 लाख प्लांट की प्रोडक्शन करने की. एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कितनी है, जो लोगों ने डिमांड करी है इस बार, वो कितनी करी, 8 लाख. हमें इक्विलिब्रियम लेवल स्टक करना है तो इतनी ही प्रोड्यूसर प्लान करेगा प्रोडक्शन करने के लिए. तो प्रोड्यूसर ने प्लान भी कितना करा, जितनी डिमांड होगी उतना ही प्लान होगा, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लेवल से कंसर्न है. तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी यहाँ पर, 8 लाख की होगी. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, AD तो AS के इक्वल आ गया है. मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल तो हमारा आ गया है कि 8 लाख, लेकिन कैपेसिटी थी कितनी प्लान की, 10 लाख कैपेसिटी थी. मीन्स प्रोडक्शन 10 लाख हो सकता था, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 8 लाख ही कर रहे हैं. तो मीन्स कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच रही है. मीन्स कुछ हमारा जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं, जितने रिसोर्सेज थे वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे. मीन्स 2 लाख की कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच रही है. तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि AD तो AS के इक्वल है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच रही है. मीन्स फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज नहीं है. तो ऐसे इक्विलिब्रियम लेवल को हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. कि जहाँ पर हमारा AD/AS के इक्वल होगा लेकिन रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे. तो ऐसे पॉइंट को हमने क्या बोला, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर वही लिखा है कि AD/AS तो इक्वल है लेकिन रिसोर्सेज जो हमारे अंडर यूटिलाइज्ड हैं. मीन जो वो 2 लाख बच रहे थे हमारे, वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, वो हमारे यूज़ हो ही नहीं रहे. क्यों, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है. तो कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच रही है. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्लियर है. अब ऐसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. कैपेसिटी थी प्लांट की 10 लाख. एग्रीगेट डिमांड इस बार जो कंज्यूमर्स ने डिमांड करी है वो कितनी करी है, 10 लाख की डिमांड करी है. उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई भी उतनी होगी जितनी डिमांड है, सप्लाई भी 10 लाख है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, AD तो AS के इक्वल आ गया, 10 लाख. और जितनी कैपेसिटी थी वो फुल यूटिलाइज हो रही, मतलब कुछ भी एक्सेस अमाउंट नहीं बच रहा है. तो ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर. तो ऐसे इक्विलिब्रियम लेवल को हमने क्या बोला, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्लियर है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, AD/AS के इक्वल है एंड देयर इज अ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमारे फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर नहीं बच रही है. तो इसी लेवल को हमने क्या बोला, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. की रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं. मीन जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हम कर रहे हैं. हमने देखा था कि AD/AS इक्वल तब भी होगा जब रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं होंगे. तो दोनों कंडीशंस में AD/AS इक्वल हो सकते हैं. क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. अब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी मीन्स जो आप खुद से कुछ काम करना चाह रहे हो, और इनवॉलंटरी
जो आप खुद से कुछ काम नहीं करना चाह रहे हो, ये सेंस बैठेगी इसकी। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नॉट विलिंग टू वर्क, मीन्स आप खुद से काम ही करना नहीं चाहते बट जॉब्स आर अवेलेबल। इकोनॉमी के अंदर जॉब्स तो हैं लेकिन आप काम करना नहीं चाहते हो, आप वर्क करना नहीं चाहते हो, मीन्स आप जॉब करना नहीं चाहते हो लेकिन जॉब्स अवेलेबल है। नॉट विलिंग टू वर्क, आप खुद से कुछ काम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कि इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, मतलब पीपल चूज कर रहे हैं कि हमें अनएम्प्लॉयड रहना है इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल। जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन आप चाहते हो कि मैं काम ना करूं, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है सॉरी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब विलिंग टू वर्क, मीन्स आप काम तो करना चाहते हो लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है इकॉनमी के अंदर। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, मीन्स लोगों को काम नहीं मिल रहा लेकिन वो काम करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो है क्या, इट रेफर्स टू द इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नॉट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की बात करें कि जो हमारी इकॉनमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो किससे कंसर्न है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से। ऑब्वियसली बात है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से कंसर्न होगी। अब हम ये तो है नहीं कि जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है मीन्स जो खुद से काम ही नहीं करना चाहते, अब गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी कि वो काम करे। जो मेन जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो हमारी पूरी इकॉनमी का फोकस है वो किस पर है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मीन्स जॉब्स क्रिएट करवाने के ऊपर, मीन्स जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाएं। तो वही चीज़ बोली, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो किससे कंसर्न है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से, ना कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से। अब जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए कुछ गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। तो ये चीज़ बोली हुई है इसमें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कंसर्न किससे है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से। क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट अभी भी हमने बात की थी, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं सबको काम मिल रहा है, मीन्स डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू सप्लाई फॉर ऑफ लेबर। जितनी डिमांड है लेबर की उतनी ही लेबर की सप्लाई हो रही है। इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, वो सब जो काम करना चाहते हैं एट एग्जिस्टिंग वेज रेट पर आर गेटिंग वर्क, उन सबको काम मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने भी लोग हैं इकॉनमी में, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है, तो उसी लेवल को हम क्या बोल रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। दैट इज़ कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल, जितनी डिमांड है लेबर की उतनी ही सप्लाई हो रही है। क्लियर है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, कि सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि इकॉनमी में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि मतलब इकॉनमी में कोई भी ऐसा बंदा ही नहीं जिसको वो अनएम्प्लॉयड है, कि सब के सब काम कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकॉनमी के अंदर रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, कि मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी अनएम्प्लॉयड है ही नहीं। सम अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है इकॉनमी के अंदर, एंड इज नेचुरली टू एग्जिस्ट, और वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनेमिक इकॉनमी। कि ये किससे कंसर्न है, जॉब के चेंजेस से। डायनेमिक इकॉनमी, हमारी इकॉनमी डायनेमिक है, जो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसमें जो जॉब में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपका क्या हो रहा है, जैसे हमने बोल दिया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कि वर्कर्स ने मूव करा फ्रॉम वन जॉब से अदर, मीन्स आपकी एक जॉब थी, यहाँ पर आपको 10,000 मिल रहे थे, लेकिन कहीं पर आपको 20,000 मिल रहे हैं, तो आप इस जॉब पर शिफ्ट हो जाओगे। तो वो जो शिफ्टिंग का टाइम होगा, कि मीन्स आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पर, मतलब एक जॉब को आप स्विच करो और दूसरी जॉब पर शिफ्ट हो रहे हो,
तो उसके बीच में कुछ टाइम तक आप, जब तक वो ऑफर लेटर आएगा, तो कुछ टाइम तक आप क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ऐसी ही अनएम्प्लॉयमेंट को हमने क्या बोला, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला। या फिर हम बोल सकते हैं कि इमोबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर जो हमारी मूव नहीं कर पा रही है ईजिली। या फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, तो कुछ टाइम के लिए रॉ मटेरियल अगर शॉर्टेज हो गया तो कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। या फिर इन्फॉर्मेशंस नहीं है आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, कि आप जॉब्स ढूंढ रहे हो और आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो कुछ टाइम गैप के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। या फिर पावर शॉर्टेज हो गई है, मीन्स लाइट नहीं आ रही है। या फिर वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स, या फिर मशीन्स टूट फूट हो गई मशीन में, तो उसमें क्या होगा, आप कुछ लेवल तक क्या, कुछ पॉइंट तक क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। यहाँ पर लाइट नहीं आ रही का मतलब कि शॉर्टेज ऑफ पावर का मतलब कि आपकी फैक्ट्री में बहुत दिन हो गए कि शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड रह रहे हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। क्लियर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो कुछ हमारी इकॉनमी के स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हों, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हों इकॉनमी में, दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन इंडस्ट्रीज़, कि कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो चुकी है, मीन्स वो इंडस्ट्रीज़ हमारी शट डाउन हो गई हैं। तो जो इंडस्ट्री अगर शट डाउन हो गई तो जिसमें लो भी लेबर थी वो उसको भी निकालना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो या तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन लेबर एंड द शॉर्ट सप्लाई, मीन्स लेबर को छोड़ के जो सारे फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास 4 FOPs होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर। तो जो लैंड, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रेन्योर, अगर ये जो सारे फैक्टर्स हमारे शॉर्टेज में, तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, और जितनी भी लेबर उनको फायर करना पड़ेगा। तो इन वजह से हमारी क्या आती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। या फिर लेबर लैक एक्सपर्टीज़ फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि कोई ऐसी, अब हमने क्या करा, ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करा है जिसमें लेबर के पास इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो उस इंडस्ट्री को पूरा रन करा सके। तो इसी वजह से हमें कुछ जो एक्सपर्टीज़ नहीं है जिस चीज़ में लेबर, तो उन लेबर्स को हमें क्या निकालना पड़ेगा, उन लेबर्स को हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। या फिर व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक चेंज आ गई है। अभी हमारी इंडस्ट्री जो थी वो लेबर इंटेंसिव थी, तो वहाँ पर सारी काम जो थी लेबर कर रही थी। लेकिन अब मैंने जब अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लिया, वो मैं कैपिटल इंटेंसिव पर शिफ्ट हो चुकी हूँ, मीन्स मशीनरी के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो जो लेबर होगी उनको वो फायर करना पड़ेगा उनको। तो इस वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो इसी टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इंडस्ट्री में शॉर्ट लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आया हो इंडस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की शॉर्टेज हुई हो, या फिर लेबर एक्सपर्टीज़ ना हो, या फिर प्रोडक्शन टेक्निक में कुछ चेंजेस आए हों, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।